हम सबका कहीं ना कहीं एक फियर होता है जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं किसी भी रीज़न से। किसी का फियर होता है नीडल्स से, इंजेक्शन से, किसी को सर्जरी से डर लगता है, किसी को हॉस्पिटल के मॉर्ग से डर लगता है। किसी भी इंसान का ये जो डर है उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है। ऑब्वियसली हम लोग जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो एक सेंस ऑफ फियर रहता है, लेकिन आज के टाइम पे मेडिकल टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है और काफ़ी सारे मेजर केसेस भी काफ़ी ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे से ईजिली सिंपल वे में फिक्स हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स हमेशा से इतने स्मार्ट नहीं थे। पहले के टाइम में डॉक्टर्स ने इतने बिजार प्रोसीजर्स करे हुए हैं, इतनी बिजार सर्जरीज करी हुई है, इतनी बिजार टेक्निक्स को यूज करा हुआ है जिनके बारे में सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे ही मेडिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताना चाहता हूं जो आज के टाइम पे इलीगल है और बैंड है क्योंकि वो इतने ज्यादा इंसेन होते थे। लेकिन पहले के टाइम में इन्हीं मेडिकल प्रोसीजर्स को बहुत ज्यादा यूज करा जाता था और इन्हीं के थ्रू डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को क्योर करने की जगह कहीं ना कहीं टॉर्चर करते थे। पहले के टाइम में कोई भी इंसान जब पोजेस्ड होता था कि किसी इविल स्पिरिट ने उस इंसान को पोजेस कर लिया है तो उस इंसान को ले जाया जाता था एक्सोर्सिज्म के लिए। तुम्हें पोजेशन और एक्सोर्सिज्म के बारे में पता ही होगा। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है तो तुम जाके देख सकते हो। तो जब भी कोई इंसान पोजेस होता था तो उसको एक्सोर्सिज्म के लिए लेके जाया जाता था। लेकिन जब एक्सोर्सिज्म भी काम नहीं करता था तो उसी पेशेंट को ले जाया जाता था एक डॉक्टर के पास। पहले के टाइम में मेंटल हेल्थ को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था और जो भी तरीके डॉक्टर्स के पास होते थे उस टाइम में वो उन्हीं को यूज करते थे ट्राइंग टू क्योर अ पर्सन जो पोजेस्ड है। और उस टाइम डॉक्टर्स हर उस मेथड को यूज करते थे जिसके थ्रू उस पोजेस्ड विक्टिम के अंदर से उस इविल स्पिरिट को निकाला जा सके, चाहे वो मेथड कितना ही बिजार क्यों ना हो। और ऐसे ही एक मेथड का नाम था ट्रेपिनेशन, जिसके थ्रू विक्टिम्स को ठीक करने की कोशिश करी जाती थी। पहले के टाइम में ये माना जाता था कि जब भी कोई इविल स्पिरिट किसी इंसान को पोजेस करती है तो वो इविल स्पिरिट कहीं ना कहीं इंसान के ब्रेन के अंदर स्टोर्ड होती है। कि सपोज कोई इविल स्पिरिट है वो मेरे को पोजेस कर ले तो वो इविल स्पिरिट मेरे ब्रेन वाले एरिया के अंदर स्टोर्ड होगी। अब सवाल आता है कि उस इविल स्पिरिट को तुम ब्रेन से कैसे बाहर निकालोगे, और इसी सवाल का जवाब निकाला था डॉक्टर्स ने ट्रेपिनेशन। ट्रेपिनेशन एंशिएंट इजिप्शियन टाइम से चलता आ रहा है और इस प्रोसेस के अंदर जो पेशेंट है, जो विक्टिम है पोजेशन का, उसके स्कल के अंदर एक होल ड्रिल करा जाता है। तुमने एकदम सही सुना, विक्टिम के सर के अंदर एक होल ड्रिल करा जाता था। और कमाल की बात यह है कि वो होल जब ड्रिल करा जाता था पेशेंट के सर के अंदर तो वो पेशेंट होश में होता था क्योंकि उस टाइम पे कोई भी एनेस्थीसिया नहीं था। एक प्रॉपर जीते जागते होश में बैठे हुए पेशेंट के सर के अंदर होल ड्रिल करा जाता था। ट्रेपिनेशन कहीं ना कहीं आज के टाइम में भी करा जाता है, लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है तो एक प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू ट्रेपिनेशन करा जाता है। लेकिन पहले के टाइम में ना प्रॉपर टूल्स होते थे, ना प्रॉपर गाइडेंस होती थी कि इस प्रोसीजर को कैसे करा जाए, और पहले के टाइम में टूल्स भी मैनुअल होते थे। मैं तुम्हें टूल्स दिखाता हूँ, एक बार ये टूल्स देखो। इन्हीं टूल्स को यूज़ करके विक्टिम के, पेशेंट के सर में होल करा जाता था एंड इन टूल्स को अपने हाथों से यूज़ करा जाता था। और जब वो होल करा जाता था स्कल में तो वो एक एक टर्न के साथ करा जाता था और वो डॉक्टर को खुद करना पड़ता था। इमेजिन कोई डॉक्टर तुम्हारे सर में होल कर रहा है यूजिंग दीज टूल्स। इट्स लाइक वो टूल पकड़ के पेशेंट के सर के अंदर लगा के देन यू हैव टू टर्न इट, जिससे वो धीरे धीरे स्कल को पेनिट्रेट करता हुआ जाए और एक होल क्रिएट हो सके। और आज के टाइम में जब भी ट्रेपिनेशन जैसा कोई भी प्रोसीजर होता है तो उसके अंदर जो कैविटी क्रिएट करी जाती है, जो होल क्रिएट करा जाता है स्कल में, वो बहुत छोटा होता है और उसी के थ्रू सर्जरीज हो जाती हैं। लेकिन पहले के टाइम में वो टूल्स बहुत बड़े थे एंड स्कल के अंदर जो होल करा जाता था इट वॉज अराउंड दिस बिग। इतने बड़े होल्स करके डॉक्टर्स ये सोचते थे कि इसी होल के थ्रू जो इविल स्पिरिट स्टोर्ड है ब्रेन में वो बाहर निकल जाएगी। और इस टाइम पेशेंट पूरे होश में होता था, वो बेहोशी की हालत में नहीं होता था। और स्कल में उसी होल के साथ विक्टिम को काफ़ी देर तक जिंदा रखा जाता था। आई एम वेरी ग्लैड कि आज के टाइम में ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता है। 19th सेंचुरी के टाइम पे देयर वाज दिस वन पर्सन जिसका नाम था चार्ल्स ब्राउन। ही वाज वेरी फैसिनेटेड विद जीनो ट्रांसप्लांटेशन और इसी फैसिनेशन की वजह से ही इंजेक्टेड हिमसेल्फ विद एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम डॉग एंड गिनी पिग टेस्टिकल्स। चार्ल्स ब्राउन ने एक डॉग और एक गिनी पिग के टेस्टिकल्स में से
कुछ एक्सट्रैक्ट करा और अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया टू सी द रिजल्ट्स। लेकिन इसकी वजह से ना उसे रिजल्ट्स मिले और साथ ही साथ उसको इतनी दर्दनाक और गंदी मौत मिली थी क्योंकि वो पूरी तरीके से मेंटली अनस्टेबल हो गया था इस एक्सपेरिमेंट के बाद। और इसी टाइम पे एक और इंसान था जिसका नाम था वॉरनॉफ, जो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड था जीनो ट्रांसप्लांटेशन से। वॉरनॉफ एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आया था जिसको सुन के तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। वॉरनॉफ का कॉन्सेप्ट ये कहता था कि मेल्स में, ह्यूमन मेल्स में जो एजिंग का प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है हमारे टेस्टिकल्स से। हमारी टेस्टिकल्स की परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू आवर एजिंग, और जैसे जैसे मेल्स एज करते जाते हैं उनकी टेस्टिकल्स की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा गिरती जाती है। तो अब रिवर्स एजिंग के लिए और आदमियों की लाइफ बेटर करने के लिए ही केम अप विद द कॉन्सेप्ट कि मेल्स के अंदर, ह्यूमन मेल्स के अंदर जो टेस्टिकल्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए विद टेस्टिकल्स ऑफ अ मंकी। और वॉरनॉफ ने ये प्रोसीजर काफी सारे ओल्ड लोगों पे करा भी था। और वॉरनॉफ का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि एक एनिमल और एक ह्यूमन के ऑर्गन्स स्वैप कर दिए जाए ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू, इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था कि इफ इट वर्क्स। और वॉरनॉफ ने खाली ये सर्जरी सिर्फ मेल्स में नहीं करी थी, उसने फीमेल मंकी और ह्यूमन फीमेल के भी ऑर्गन्स स्विच करे थे। वो ये मानता था कि हम कहीं ना कहीं एप्स और मंकीज से ही आगे इवॉल्व होते हुए आए हैं, तो दिस कैन वर्क। आगे चल के काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने इस पूरी थियोरी को डिस्कार्ड कर दिया था और सीधा सीधा बोल दिया था कि दिस इज इंसैनिटी, कि ये इंसान कुछ भी कर रहा है। लेकिन रिवर्स एजिंग का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा फैसिनेटिंग था कि लोग अब छुप छुप के जीनो ट्रांसप्लांटेशन कराने लग गए थे, एंड स्पेशली एथलीट्स। काफ़ी सारे एथलीट्स, काफ़ी सारे बूढ़े लोगों ने ये सर्जरी कराई थी, ये ट्रांसप्लांटेशन कराया था वॉरनॉफ के थ्रू। जितने भी लोगों ने ये ट्रांसप्लांटेशन कराया था वॉरनॉफ के थ्रू, उनके रिजल्ट्स कभी बाहर आए नहीं, क्योंकि वॉरनॉफ की ये जो स्टडी थी, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था इस पूरी सर्जरी का, जो आइडिया था, इट वॉज फंडेड बाय वेरी रिच ओल्ड मैन जो खुद के लिए सर्जरी चाहते थे। ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था बिटवीन 1940 एंड 1950। हमारा जो ब्रेन है उसका जो आगे वाला पार्ट होता है, इट्स कॉल्ड द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये जो पार्ट होता है ब्रेन का, ये हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। हमारी पूरी डिसीजन मेकिंग इसी पार्ट से आती है और यही पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी पूरी पर्सनालिटी के लिए, कि हम कैसे डिसीजंस लेते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारे मॉरल्स क्या है एंड एवरीथिंग। जिस टाइम पे लेबोटमी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, उस टाइम पे मेंटल हेल्थ का इतना कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। जो लोग मेंटली अनस्टेबल होते थे या फिर जितने भी लोग थे जिनकी मेंटल प्रॉब्लम का कोई नाम नहीं था, जिनकी मेंटल प्रॉब्लम डिस्कवर नहीं करी गई थी, उन पे लेबोटमी करी जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डिस्कवरी हुई नहीं थी मेडिकल फील्ड में। लेबोटमी का एक और नाम था विच वॉज आइस पिक लेबोटमी। अब इसको आइस पिक लेबोटमी क्यों कहा जाता है, मैं तुम्हें प्रोसीजर बताता हूँ और तुम्हें समझ आ जाएगा क्यों। 1940s 1950s के टाइम पे अगर कोई पेशेंट है जो मेंटली अनस्टेबल है फॉर whatever reason, उसको एक जगह बैठाया जाता था, कोई भी एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता था, वो पेशेंट बस एक चेयर पे बैठा रहता था और एक आइस पिक को यूज करा जाता था। उस आइस पिक को आईज के थ्रू, आई बॉल को नीचे करके ऊपर वाली कैविटी से सीधा अंदर डाला जाता था ब्रेन के थ्रू, एंड बाय ब्रेन के थ्रू आई मीन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर सीधा पेनिट्रेट करते हुए जाती थी वो आइस पिक। और ये प्रोसीजर काफी बार करा जाता था कि आइस के थ्रू आइस पिक डाल के अंदर ब्रेन को पोक करा जा रहा है, कट करा जा रहा है। और इसका मेन पर्पस ये था कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बाकी ब्रेन से थोड़ा अलग करा जा सके, क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है बाकी ब्रेन पे भी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लाइक इमेजिन इट योरसेल्फ, कोई तुम्हारी आंख की कैविटी के थ्रू तुम्हारे ब्रेन को पोक कर रहा है आइस पिक से। जो पेशेंट्स थे जिन पे प्रोसीजर करा गया था, मैं एक बार उनके रिजल्ट्स दिखाता हूं तुम्हें, बिफोर एंड आफ्टर। तुम खुद ही रिजल्ट्स देख सकते हो एंड यू कैन फिगर आउट कि लोगों को इस प्रोसीजर में इतना ट्रस्ट क्यों था। क्योंकि जो पेशेंट्स थे जिन पे प्रोसीजर करा गया था, उनका फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो गया था, उनका बिहेवियर चेंज हो गया था, एंड लोगों को कहीं ना कहीं बिलीव होना शुरू हो गया था कि दिस वर्क्स। और लेबोटमी तो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि छोटे छोटे बच्चों पे जो 4-4 साल के, उन पे भी ये प्रोसीजर करा गया था। आई कांट बिलीव दिस। और कमाल की बात यह है कि इस प्रोसीजर में सिर्फ 5 से 6 मिनट लगते थे, कुछ ज्यादा टाइम ही लगता था, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरी नहीं थी ये। अगर कोई पेशेंट है उस पर लेबोटमी हुई है, लेबोटमी होने के बाद सीधा वो पेशेंट सनग्लासेस निकाल के अपने घर जा सकता है, और लेबोटमी सिर्फ 5-6 मिनट में हो जाती थी। लेबोटमी इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी कि देयर वाज दिस वन डॉक्टर वॉल्ट फ्रीमैन, उसने 2000 लोगों की लेबोटमी करी थी, 2000 लोगों की।
ब्लड लेटिंग, ये नाम सुन के क्या लगता है तुम्हें, क्या होता होगा इसमें? पहले के टाइम में ये बिलीव करा जाता था कि कोई भी बॉडी में पेन है, कोई भी इलनेस है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, एक्सेस ऑफ ब्लड। लोगों को ये लगता था कि अगर किसी इंसान के हाथ में दर्द हो रहा है तो इट मीन्स कि जो हाथ के अंदर ब्लड है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ गड़बड़ है या फिर एक्सेस ऑफ ब्लड हो रखा है हाथ के अंदर। तो उस टाइम लोग क्या करते थे, लोगों के पास एक सिंपल सोल्यूशन था कि वो एक छोटी सी कैविटी क्रिएट कर दे एंड उसके थ्रू ब्लड को बाहर आने दे, आउंसेस एंड आउंसेस ऑफ ब्लड। और पुराने टाइम में ये बहुत ज्यादा बिलीव्ड कॉन्सेप्ट था। लोगों को ये लगता था किसी के पैर में दर्द हो रहा है तो पैर से ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लो, किसी के सर में दर्द हो रहा है तो सर के थ्रू ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लो। उस टाइम पे मेडिकल फील्ड में इतनी एडवांसमेंट्स नहीं थी और लोगों को जो भी सही लगता था वो करते थे। दिस वाज वेरी कॉमन। और इसका सबसे बिजार केस था कि एक बार आई डोंट नो विच कंट्री, बट वहाँ पे वॉर हो रही थी एंड एक इंसान को गोली लगी थी चेस्ट में। ऑलरेडी उस सोल्जर का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था। उसको वहाँ लाया और वहाँ पे जितने भी लोग थे, जितने भी डॉक्टर्स थे, उनको लगता था कि पेन रिलीफ करने का एक ही तरीका है, ब्लड लेटिंग। तो उन्होंने बाकी बॉडी पार्ट्स के अंदर से भी ब्लड एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। उस सोल्जर का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और उसके बाद भी वो आउंसेस एंड आउंसेस ऑफ ब्लड निकालने लग गए थे उसके बाद, एंड दैट सोल्जर डाइड। अभी के टाइम का कोई भी इंसान ये चीज़ सुनेगा ना, उसको इतना इनसेन लगेगा ना ये सब कुछ, लेकिन पहले के टाइम में लोग प्रॉपरली बिलीव करते थे ब्लड लेटिंग में। वाटर बोर्डिंग एक प्रोसीजर था फॉर द मेंटली इल पीपल। पता नहीं ये कॉन्सेप्ट किस डॉक्टर ने निकाला था, लेकिन उस टाइम पे डॉक्टर्स ये मानते थे कि अगर कोई मेंटली इल इंसान है, वो ये नहीं सोचते थे कि कोई और रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनका सिर्फ एक ही क्योर था मेंटल इलनेस का, विच वॉज शॉक। वाटर बोर्डिंग के अंदर पेशेंट को बैठाया जाता था एंड उसके सामने एक बकेट ऑफ वाटर या फिर टब ऑफ वाटर रख दिया जाता था एंड उसे बताया नहीं जाता था कि उसके साथ क्या होगा। डॉक्टर्स एंड नर्सेज आसपास खड़े होकर नॉर्मली बात करते थे एंड विदाउट अ वार्निंग वो उस पेशेंट का सर पकड़ के पानी के अंदर डाल देते थे। और उनका पॉइंट ये नहीं होता था कि वो उसे शॉक दें या टॉर्चर करें, उनका पॉइंट ये होता था कि जब वो उस पेशेंट का सर पानी के अंदर डालें तो वो तब तक वेट करे जब तक वो पेशेंट बेहोश नहीं हो जाता, और जैसे ही वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता था वो उसको बाहर निकाल लेते थे। उसके बाद वो वेट करते थे कि वो पेशेंट वापस होश में आए। जैसे ही वो पेशेंट वापस होश में आता था, दे डिड दैट अगेन, और वो मल्टीपल टाइम्स करते थे, जिसके वजह से काफी सारे लोगों की जान भी चली गई है। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट के नाम पे ऐसा टॉर्चर करोगे तो जान भी जा सकती है। ये था वाटर बोर्डिंग का एक पार्ट। जो दूसरा पार्ट है वाटर बोर्डिंग का, वो तो मेरा तो दिमाग घूम गया था पढ़ के। पहले के टाइम में कोई भी इंसान बीमार होता था, अगर किसी का कोई स्टमक इन्फेक्शन है या फिर चेस्ट पेन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कुछ भी अंदर प्रॉब्लम है, तो उसका एक सॉल्यूशन ये निकाला गया था कि अगर बहुत ज़्यादा पानी डाला जाए इंसान के अंदर एंड फिर उस पानी को बाहर निकाला जाए तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई इन्फेक्शन है या फिर जो भी इशू है, वो पानी के साथ बाहर आ जाएगा। और इसी वजह से कुछ लोगों की इतनी दर्दनाक मौत हुई है। इसके अंदर क्या करा जाता था कि अगर कोई पेशेंट है, उसके पेट में दर्द हो रहा है या फिर बॉडी के अंदर कहीं भी पेन हो रहा है, उसको लेटाया जाता था एंड एक पाइप को डाला जाता था उसके थ्रोट के थ्रू एंड बहुत सारा पानी पंप करा जाता था उसकी बॉडी के अंदर, इतना पानी कि उसका पूरा गट लंग्स फिल होनी शुरू हो जाती थी। और जब गट और लंग्स ऑलमोस्ट फिल होने वाले थे तो वो उस पाइप को बाहर निकालते थे और फिर सारा पानी बाहर निकालते थे, और ये चीज़ मल्टीपल टाइम्स करी जाती थी। यू कांट इवन इमेजिन द अमाउंट ऑफ पेन जो उस पेशेंट को मिलता होगा, एंड 80 एंड 90% ऑफ द टाइम वो पेशेंट सर्वाइव ही नहीं करता था। तो पहले के टाइम में लोग ये मानते थे कि अगर किसी इंसान के अंदर दर्द है तो उसको यही वाटर बोर्डिंग करानी पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर्स को उस टाइम ये आइडिया नहीं था कि इससे उस पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। सो गाइज, आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक गॉड ऐसे प्रोसीजर्स अब नहीं होते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।